वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज जो हमने लेक्चर लिया हुआ है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। जैसा कि नेम से क्लियर है कि यहाँ पे हम रिस्क की बात करेंगे और रिस्क की मैनेजमेंट की बात करेंगे, और वो भी किस रिलेटेड जिस एंटरप्राइज में हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क की यदि हम बात करें तो रिस्क होता क्या है? रिस्क होता है वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न का मतलब ये हुआ कि जो हमें होने वाला प्रॉफिट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम या ज़्यादा प्रॉफिट होना। सपोज़ मान लीजिए हमने ये सोचा था कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 10 to 15% होगा, लेकिन वो मार्जिन कम हो जाता है, 10% से भी कम रहता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न में कम ज़्यादा होना ही क्या कहलाता है? आपका रिस्क कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो रिस्क होगी इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंटरप्राइज़ की रिस्क होती हैं वो कौन कौन सी रिस्क होती हैं, उन्हें हम यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कौन कौन सी रिस्क होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। रिस्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, हम उनको समझेंगे। जैसे होता है आपका रिस्क कवरेज होता है सबसे पहले, है ना। व्हाट आर रिस्क ऑफ आवर बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन। जैसे हम देखें यहाँ पे, तो रिस्क कवरेज की हम बात करें तो रिस्क कवरेज ये होता है व्हाट आर द रिस्क टू आवर बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन। फिर रिस्क एप्टीट्यूड की बात करें, हाउ मच रिस्क आर वी विल टू टेक, ठीक है ना। गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ की बात करें, हाउ गुड आर वी एट द ओवरसीइंग रिस्क टेकिंग, ठीक है ना। रिस्क डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हाउ डू वी एंश्योर वी हैव द राइट इन्फॉर्मेशन टू मैनेज रिस्क। फिर मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन एंड कम्युनिकेशन की बात करें, हाउ डू वी डिटरमाइन द साइज एंड स्कोप ऑफ द रिस्क एंड रिपोर्ट द रिजल्ट। और कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात करें तो हाउ वेल डू वी मैनेज द रिस्क। रेस्पॉन्स में व्हाट आर वी डूइंग अबाउट रिस्क एंड स्ट्रेस टेस्टिंग का मीन्स है व्हाट एल्स कैन गो रॉन्ग एंड हाउ द रिस्क इंटरकनेक्टेड। तो ये जो सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इनको हम यदि आंसर करना चाहते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं, व्हाट, हाउ व्हाट, तो इन सब क्वेश्चंस को हम आंसर कैसे करेंगे? ये हम ERM की हेल्प से करेंगे, ठीक है ना। तो आपका एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट की एबिलिटी होती है टू इफेक्टिवली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि इन क्वेश्चन को क्या करना है? आंसर करना है। इन क्वेश्चन को हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन है। अब इनके आंसर की बात करें तो इसके लिए हमें समझना होगा किसको। अब आपको महसूस हो रहा होगा रिस्क एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को हमें यहाँ पे समझना होगा। जैसा कि आपने देखा कि थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया था कि रिस्क क्या होता है, तो मैंने आपको बोला था कि रिस्क होता है वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। अब हम बात करेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न का मतलब ये होगी प्रॉफिट में वेरिएबिलिटी। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो होगी, इसके साथ साथ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी होगी, क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको इतना प्रॉफिट तो अटेन करना पड़ता है कि उनका BEP हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो वहाँ पर भी चैलेंजिंग रहता है रिस्क मैनेजमेंट का काम। तो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो उनको 1 by 1 यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे आप देखें, द काउंसिल define ERM as the management capability to manage all business risk in pursuit of acceptable return, कि हम बहुत सारी जो रिस्क फैक्टर हैं उनको मैनेज करते हुए जो रिटर्न हम अटेन करना चाहते हैं उसको अटेन करना ही क्या कहलाता है? आपका बोलो ERM कहलाता है। विद दैट डेफिनेशन एज गाइड द काउंसिल अडोप्टेड ए स्ट्रेटेजी व्हाट वुड हेल्प मैनेज एंड बोर्ड डायरेक्टर आंसर रिलेवेंट बिजनेस क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन रिस्क एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, बिजनेस स्ट्रेटेजी जो थी, रिस्क कवरेज था, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ था, रिस्क डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर था, मेजरमेंट था, इवेल्युएशन था, कंट्रोल एनवायरनमेंट था, रेस्पॉन्स था, स्ट्रेस टेस्टिंग था। तो इन सब का आंसर हम इसके अंदर करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेंटर की हम बात कर रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ द ERM फ्रेमवर्क की जो हम बात कर रहे हैं वो है क्या? तो वो है इट इज़ ए कल्चर। इफ़ ए इंस्टीट्यूट लैक द राइट कल्चर and strong leadership at the top, none of the other element will matter. Simply put, firms that comprehend and adopt ERM as a way of thinking typically outperform those that do not,
ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें मैनेजमेंट को इस तरीके से करना है कि हम क्या करें, उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम इसको क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। अब हम बात करते हैं कि जो अल्टीमेटली एन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैन प्रोवाइड आंसर टू द 3 बेसिक बिजनेस क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे वो बिजनेस क्वेश्चन जो हमें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अंदर हमें इनको आंसर करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, शुड वी डू इट, ठीक है ना, कि हम जो काम करना चाहते हैं वो अलाइन है बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के साथ, रिस्क एप्टीट्यूड के साथ, कल्चर के साथ, वैल्यू के साथ, एथिक्स के साथ। यदि ये इन सब के साथ अलाइनमेंट होता है इसका, तो हमें उस वर्क को करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कैन वी डू इट, ठीक है ना, क्या हम इसे करें, कैन वी डू इट, क्या हम इसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि उस काम को करने के लिए जो जो रिसोर्सेज हमें चाहिए क्या वो हमारे पास हैं, और यदि हैं तो उनका यूज़ करके क्या हम उस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन वी डू इट, पीपल, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटीज़। हमें किसी भी काम को करने के लिए यदि पहचानना है कि हम वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें पीपल, प्रोसेस, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटीज़ जो हैं हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा। यदि हमने ये डिसाइड कर लिया शुड वी डू इट कि हमें इसे करना है, वो हमारे बिजनेस स्ट्रेटजी से अलाइन है, रिस्क एप्टीट्यूड, कल्चर, वैल्यू और एथिक्स से अलाइन है, तो हम उसे करने के लिए तैयार हो जाएंगे और अपनी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है ना, जैसे कैन वी डू इट के अंदर हम देखेंगे हमारे पीपल, प्रोसेस, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी उस काम को करने की है या फिर नहीं है। यदि इसका आंसर येस आता है, येस वी कैन डू इट, तो फिर हम क्या करेंगे, डिड वी डू इट, तो फिर हम इस काम को पूरा करेंगे। अब इस काम को हम कैसे करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट का, हम कंटिन्यूस लर्निंग पर ध्यान देंगे, हम इस तरीके का सिस्टम बनाएंगे कि जो चेक करें और इन चीज़ों में क्या बना के रखे, कोऑर्डिनेशन या बैलेंस बनाते हुए चले। तो यदि हमने इन 3 चीज़ों को आंसर कर लिया तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बोलो, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के 3 क्वेश्चन का आंसर करना पूरा हो जाएगा। और जब रिस्क मैनेजमेंट के तीनों क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा तो हमारा एंटरप्राइज का रिस्क मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, अब हम इन चीज़ों की हम बात करते हैं। सपोज़ मान लीजिए आपने जब पढ़ा होगा कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल बस्टिंग करता है तो कैपिटल बस्टिंग के साथ अपना आता था रिस्क एनालिसिस। आपने देखा होगा वहाँ पे हम देखते थे कि हम जो अपने पास कैश इनफ्लो रहते थे उसे एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो हम निकालते थे, प्रोबेबिलिटी से इनटू करके या कोफिशिएंट से इनटू करके हम निकालते थे। तो वहाँ पे हम ये मानते थे कि किसी प्रोजेक्ट से जो मिलने वाला पैसा है वो सर्टेन नहीं है, वो सर्टेन यदि वो सर्टेन है तो रिस्क है ही नहीं। वो यदि किसी प्रोजेक्ट से आपको जो पैसा मिल रहा है और वो सर्टेन है, मतलब सपोज मान लीजिए आपको 10-10 हज़ार रुपये मिल रहा है और वो सर्टेन है 10 हज़ार ही आपको वास्तव में मिलता है और आपने एक्सपेक्ट भी क्या किया था 10-10 हज़ार मिलेगा, लेकिन वो सर्टेन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं किससे अफेक्टेड हो रहा है, रिस्क से अफेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें बात समझ आ जानी चाहिए कि जो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न होती है, कि जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है उसका कम ज़्यादा होना किस पर बेस्ड रहता है, वो रिस्क के लेवल पर बेस्ड रहता है। और रिस्क के लेवल को बेस करने का मतलब क्या हुआ, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो हमें एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है और एक्चुअल कैश इनफ्लो है उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। वो किसके कारण होता है, रिस्क के कारण होता है। अब ये अंतर जितना ज़्यादा होगा उसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क का लेवल भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि एक तरीके से जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से डिफ़र करते हैं तो वो किसके कारण से करते हैं, रिस्क के कारण से ही करते हैं। और यदि हमने रिस्क का मैनेजमेंट कर लिया, रिस्क का मैनेजमेंट करने का मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, डेविएशन जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके हमने कॉजेज़ को प्रोएक्टिवली हैंडल कर लिया और एक्चुअल जो हमारे रिजल्ट आए वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर आ रहे हैं, तो हम ये मान लेंगे कि हमने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया। और जब हमने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया तो आप समझ जाना कि आपकी जो अनसर्टेनिटी वाली रिटर्न की जो सिचुएशन थी वो अब चली गई है, अब आपकी जो रिटर्न की सर्टेनिटी होगी। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा वो हमने यही पढ़ा कि हमारी जो रिस्क है, रिस्क के कौन कौन से फैक्टर हैं और रिस्क को हम कैसे मैनेज करते हैं। हमें ERM जो है एंटरप्राइज
रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हमें हेल्प करता है। इट इज़ द कैपेबिलिटी टू इफेक्टिवली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है ना, इनको यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नीचे डिटेल में दिए हुए हैं जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं। जैसे कवरेज पढ़ा था हमने फर्स्ट, है ना, यहाँ पे फर्स्ट कवरेज दिया। आप ऊपर देखें तो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज शुरू किया था, तो फर्स्ट कवरेज ही था यहाँ पे। फिर कवरेज के बाद रिस्क एप्टीट्यूड सेकंड है, तो यहाँ पे रिस्क एप्टीट्यूड सेकंड है। तो इन क्वेश्चन को यदि हमने आंसर कर लिया तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि हमने इफेक्टिवली रिस्क मैनेजमेंट कर लिया है। और इस रिस्क मैनेजमेंट करने का मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है।